Good evening, friends. Welcome to Azo for Tech. तो अपना नेक्स्ट सेशन सॉइल मैकेनिक्स का जो कि चला आ रहा था एज यूजुअल गेट के लिए। तो देखा है, ऐसा लगा ना कितना टाइम हो गया मैं सॉइल मैकेनिक्स करते हुए, जबकि ये केवल आज 11वां लेक्चर है। ठीक है, और 11वें लेक्चर में भी हम लोग क्या चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे लेक्चर आगे कंटिन्यू होते जाते हैं, कोई टॉपिक खिंचता जाता है, आप लोग थोड़ा बोर से हो जाते हो, है ना, ऐसा देखा जाता है। बट बेसिकली क्या यार, किसी भी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो टाइम आपको देना पड़ेगा। और फिर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो गेट के कर रहे हैं, सारे के सारे क्या हैं, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और आपको मालूम है गेट के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों चाहिए होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, ये दोनों ही चाहिए होती हैं गेट के क्वेश्चंस में। तो एक तो थोड़ा डीप लेवल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं, ना ही किसी दूसरे एग्जाम में, और न्यूमेरिकल तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा और मैं भी आराम से करवा रहा हूँ आपको, इसीलिए सारे क्वेश्चंस, ताकि आपका ये वाला पार्ट क्या है, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और बाकी दिलीप कह रहे हैं सर थ्योरी की क्लास का कंफर्म कर दो, कब तक चलेगी। ठीक है, देखो बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे पास कॉल आया था कि सर जल्दी ही आपकी ऑनबोर्डिंग करनी है, मतलब क्लासेस स्टार्ट करवानी है, बट उधर से अनसर्टेनिटी है। तो 1-2 दिन के अंदर जब तक वहाँ क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही, मैं एजू फॉर टेक पर ही आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, आप घबराइए नहीं। ठीक है, जल्दी ही थ्योरी की क्लासेस भी आपको दोबारा से मिलने लगेंगी। ठीक है, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, ठीक है, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आपको थ्योरी की क्लासेस बहुत जल्दी ही मिलने लगेंगी, परेशान मत होइए। और कम से कम इतना आप कह सकते हैं कि जो मैंने कहा है ऑलमोस्ट उसे करके दिखाया है। ठीक है, तो अगर आपका मार्च में भी एग्ज़ाम होता है और अगर मैंने बोला है कि सिलेबस होगा टाइम से, तो होगा। ठीक है, होगा। हाँ शशांक, एक्चुअल में क्या होता है ना, वो थोड़ा लाइव वॉचिंग वगैरह के भी रहता है, स्टार्टिंग में व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, फिर व्यूज़ कम होने, तो बच्चे कहीं ना मुझे पता है कि हमारा जो काफ़ी क्राउड जो है ना, वो AE और JEE लेवल का है। हमारा जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो AE JEE लेवल वाले हैं, गेट के लेवल वाले स्टूडेंट्स थोड़े से कम हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इनमें दिक्कत आ रही होगी, है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा क्लास में नहीं आते होंगे, थोड़ा कम समझ में आ सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप देखना, जब धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चंस करेंगे और लेक्चर्स को दोबारा देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार इतने सारे क्वेश्चन हम किसी भी टॉपिक पर कर लेते हैं, तो वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना, वो ईजी हो ही जाता है, ईजी हो ही जाता है। ठीक है, चलिए, राजस्थान JEE के लिए बिल्कुल मिलेगा। अभी जो अगला बैच हमारा चलेगा वो राजस्थान JEE, इधर आपका UP SSC JEE, फिर UP PSC AE और SSC JEE तो आपके पास है ही है। क्योंकि देखो इन सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा, चाहे UP PSC का AE हो चाहे JEE हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको 70% क्वेश्चन जो है वो कॉमन मिलने वाले हैं, चाहे वो आपका JEE लेवल का एग्जाम हो चाहे AE लेवल, 70% तक जो है वो सिमिलरिटी रहती है। अभी तक SSC JEE भी उसी लीग में था, बट अब 1-2 साल से, स्पेशली इस साल से, थोड़ा SSC JEE जो है वो गेट और ESC की कैटेगरी में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलेगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, UP PSC आएगा बहुत जल्दी, कैलेंडर आपको मिल जाएगा 20 जनवरी तक। राजस्थान JEE का एग्ज़ाम सबको देने को मिलेगा या जो लोग पेपर दिए थे वो लोग ही देंगे सिर्फ? देखो यार, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, बट पेपर सभी को देने को मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी। ठीक है, उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि हर कोई स्टूडेंट जाकर एग्ज़ाम दे भी नहीं सकता था, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, कोरोना था, तो चांस तो सबको ही मिलना चाहिए, बाकी देखा जाएगा। हाँ, बस थंबनेल पे मत जाओ, पढ़ो
कि पढ़ तो सिविल ही रहना, बिल्कुल यही बात है, ठीक है। तो ये मत देखो गेट लिखा है क्या लिखा है, पढ़ाई करो। अब जैसे यही क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़िए, आपको लगेगा भाई कितना मुश्किल क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन कितना ईजी है। पढ़िए इस क्वेश्चन को फटाफट। कह रहे हैं वाटर टैंक, a water tank is to be constructed on the soil deposit shown in the figure below. A circular footing of diameter 3 मीटर, एक सर्कुलर फुटिंग है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, एंड डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट 1 मीटर, तो ग्राउंड से 1 मीटर पर इसका क्या है बेस है। हैज बीन डिजाइन टू सपोर्ट द टैंक, ओके। द टोटल वर्टिकल लोड टू बी टेकन बाय द फुटिंग इज 1500 किलो न्यूटन, लोड दे रखा है। Assume the unit weight of water as 10 kilonewton per meter cube and the load dispersion pattern as 2 vertical is to 1 horizontal. The expected settlement of the tank due to primary consolidation of the clay layer in millimeter. ठीक है, अब इस तरह के जाने हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए है ना, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो देखिए क्या है सवाल, यहां से समझ लो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से, मैं समझा दे रहा हूं। ये कुछ साइट कंडीशंस हैं, ठीक है, ये कुछ साइट कंडीशंस को देखिएगा। यहां पर ये आपका क्या है ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 2 मीटर नीचे तक क्या है सिल्टी सैंड है, जिसका बल्क यूनिट वेट आपको दे रखा है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यहां पर आपकी क्या है वाटर टेबल है। चलिए मैं कुछ नहीं कह सकता दिलीप जी एंड ज्योतिका जी, अब वो गवर्नमेंट जाने, जो भी एग्ज़ाम है वो जिसको मौका देना चाहेंगे उसको देंगे। हाँ ठीक है, फिलहाल जब आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है, देखते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। फिलहाल अपन लोग सवाल करते हैं, ठीक है बेटा। फिर देखिए इसके नीचे फिर से दोबारा से क्या है, एक 6 मीटर थिक सैंड की लेयर है जिसका सैचुरेटेड वेट आपको दे रखा है, और उसके नीचे 10 मीटर थिक आपके पास नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है जिसका सैचुरेटेड वेट दे रखा है 18, यानी कि सैंड का और इसका वेट सेम है, ओके। कंप्रेशन इंडेक्स यानी कि सीसी दे रखा है, इनिशियल वॉइड रेशियो दे रखा है, और कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सी भी दे रखा है। और इसके नीचे फिर से आपको क्या दे रखा है, डेंस सैंड दे रखी है, यानी कि डबल ड्रेनेज यहां पर हो रही है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कह रहे हैं, आपके पास एक सर्कुलर फुटिंग है, क्या है एक सर्कुलर फुटिंग है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, और इसका एम्बेडमेंट डेप्थ कितना है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब यहां पर आपकी जो है वो फुटिंग है, एक सर्कुलर फुटिंग जो है वो आपके पास यहां है, ठीक है भाई, इस लेवल पर 1 मीटर नीचे। और गामा डब्ल्यू भी आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है, 10। और लोड डिस्पर्जन जो दे रखा है वो 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल दे रखा है। और कह रहा फुटिंग पर जो लोड आएगा फुटिंग पर पी, वो कितना आएगा 1500 किलो न्यूटन। तो आपने इस क्ले लेयर का सेटलमेंट बताना है, ठीक है। तो ये सवाल जितना दिखने में बड़ा है, लेंथी है, ठीक है, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं, आप लोग ट्राई कीजिए, आप देखेंगे कितना इजी क्वेश्चन ही होने वाला है। जल्दी से कीजिए फटाफट, 1 मिनट का टाइम लीजिए, फिर मैं करवाता हूं इसे। हाँ जी कीजिए। आंसर भी आ गया शिवम का 53.5।
सर स्ट्रेस हम किले के सेंटर में ही क्यों निकालते हैं? बेटा कल एक्सप्लेन किया था अंकुश कोहली जी, कल वाला लेक्चर आपने नहीं देखा, कल का लेक्चर देखो, उसमें बताया हुआ है, ठीक है, कल के लेक्चर में बताया हुआ है। यूपीपीसीएल में सिविल की 10-15 वैकेंसी से ज़्यादा नहीं। देखिए बेटा क्वेश्चन फटाफट, इसका फॉर्मूला आपका वही लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा आपके पास डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सी सी एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट बार। यही फॉर्मूला आपका जो है वो लगने वाला है, लगने वाला। अब देखिए यहां पर हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको फटाफट देखिए। तो हमें आपका सीसी दिया हुआ है, कंप्रेशन इंडेक्स सीसी हमें मालूम है। कंप्रेशन इंडेक्स सीसी जो है वो हमें दिया हुआ है कितना? 0.3। इनिशियल वॉइड रेशो ई नॉट भी हमें दिया हुआ है कितना? 0.7। और एच नॉट भी हमें दिया हुआ है कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर यानी कि बेटा ई नॉट मालूम है, सीसी मालूम है, एच नॉट मालूम है, क्या नहीं मालूम? सिग्मा नॉट बार एंड डेल्टा सिग्मा बार। तो सिग्मा नॉट बार कैसे निकलेगा? सिग्मा नॉट बार इज इक्वल्स टू, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये कितना है? 15 इंटू 2 30 प्लस, तो मैं अगर यहीं पर कर दूं तो जो सिग्मा नॉट बार होगा वो होगा, देखो ये 15 इंटू 2, तो 15 इंटू 2 प्लस ये कितना बेटा? 18 और ये कितना है? 6। तो 18 माइनस 10 और इंटू 6, क्यों? क्योंकि सबमर्ज वेट लेंगे, पानी का वेट दिया है 10, पानी का दिया है 10, तो 10 माइनस करेंगे तो 18 माइनस 10 और प्लस ये इसका कितना? ये भी 18 है और ये कितना हो जाएगा? 10 का हाफ 5, तो ये हो जाएगा अगेन 18 माइनस 10 इंटू 5, यही तो होगा। बस यार इसी कैलकुलेशन को उठाकर हमने आगे रख देना है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा नॉट बार, और सिग्मा नॉट बार की जो वैल्यू आएगी आपके पास सॉल्व करके, ये आएगी 118 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा डेल्टा सिग्मा बार, अब तक आपको ये डायरेक्टली सॉल्व करना आ जाना चाहिए। अब तक हम क्या करेंगे? इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्टली कैसे करेंगे? लोड अपॉन एरिया, लोड है 1500 का, और ये क्या रहेगा? सर्कुलर तो π/4। अब आपको याद होगा कल भी आपको बताया कि जब 2:1 का लोड डिस्पर्जन होता है, जब 2:1 का लोड डिस्पर्जन होता है तो जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है वो b+y हो जाती है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी? ये वाली डेप्थ, किले के सेंटर तक ये डेप्थ। तो देखो भैया 5 ये है, 6 ये है और 1 ये, तो 5 6 11 प्लस 1 12, और डायमीटर कितना था? 3 था, तो कितना हो जाएगा? 3 + 12 का स्क्वायर, 3 + 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और डेल्टा सिग्मा आपके पास आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप, आ जाएगा 8.488 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा नॉट भी आपको मालूम चल गया, डेल्टा सिग्मा, केवल ये सारी की सारी वैल्यूज उठा के आपने इस फॉर्मूले में रखनी है और डेल्टा एच आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये सॉल्व करके आएगा आपका कितना? 53.236 मिलीमीटर। सही है, ये वाली लाइन रिपीट कर दें। चलो पहले मैं पूरा क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा हूं, आपको डेल्टा एच निकालना है।
डेल्टा एच का फॉर्मूला आपको मालूम है, सी सी एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट बार होता है, ठीक है। सी सी आपको सवाल में दिया हुआ है, ई नॉट आपको दिया हुआ है, एच नॉट आपको दिया, ये पूरी टर्म हमको मालूम है, केवल लॉग के अंदर ये जो टर्म है वो मुझे नहीं मालूम। सिग्मा नॉट बार क्या होता है कि मिड क्ले डेप्थ पर एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगी वो किसकी वजह से होगी, इस वाली लेयर की वजह से होगी। इसका गामा कितना दे रखा है 15, तो 15 इंटू 2 30, तो कितना होगा 15 इंटू 2 प्लस इस वाली सैंड की वजह से होगी, तो सैंड का वेट कितना दे रखा है 18, लेकिन सबमर्ज्ड लेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए क्या लेंगे सबमर्ज्ड, अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो 18 माइनस 10 और इंटू क्या कर देंगे 6 कर देंगे, प्लस अब इस क्ले की वजह से लेंगे यहां पर, तो टोटल डेप्थ 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5, डेंसिटी कितना है 18, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 और इंटू क्या कर देंगे 5। हम चाहते तो सीधे सीधे 18 माइनस 10 इंटू 11 भी कर सकते थे, 6 प्लस 5 11 भी कर सकते थे, बट ये क्ले की वजह से, सैंड की वजह से, और ये ठीक है इस वाली सैंड की, मॉइस्ट सैंड की वजह से, ठीक है। ये टोटल आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगी, ठीक है, लोड लगने से पहले, लोड लगने से पहले। फिर बाद में लोड लगने के बाद में क्या होगा, तो 2:1 का डिस्पर्जन है, तो कल भी आपको बताया था जब 2:1 का डिस्पर्जन होता है, जब 2:1 का डिस्पर्जन होता है तो आपको कल भी बताया था कि मान लीजिए ये जेड है और ये स्मॉल बी है, तो ये बी होगा, ये z/2 होगा और ये z/2 होगा, तो यहां तक की जो टोटल विड्थ या डायमीटर होगा वो रहेगा b प्लस z, ठीक है। अब हमारे केस में ये हमको दे रखा है 3 मीटर और ये जो टर्म है ये हमारे पास टोटल आ गई 12, तो ये 3 + 12 कितना रहेगा 15। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आपके मेंस के लिए भी है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी जेई मेंस हो, चाहे ईएससी मेंस हो, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही। तो हम ये जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, ये सब आपका एक ओवरऑल सब्जेक्ट डेवलप करने के लिए। आप कुछ मत कीजिए, मेरी मैराथन वाली क्लासेस कर लो सॉइल की, और ये गेट वाला आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लेना। मेंस के भी सॉइल के क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको मालूम है सॉइल मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। मैराथन क्लासेस में मैंने थ्योरी करवा दी, AEJE लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, इजी क्वेश्चन मैंने मैराथन क्लासेस में आपको कवर करवा रखे हैं सारे AEJE लेवल के। गेट के क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे, कन्वेंशनल क्वेश्चन आपके बाद में हो रहे हैं। अगर आपने इतना कर लिया सॉइल का, यार आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा। सर अगर सबसे ऊपर वाली में 2 मीटर कैपिलराइज होता तो कुछ चेंज होते क्या इफेक्टिव स्ट्रेसेस में? बिल्कुल होते हैं। तो आप क्या कहते हैं, कैपिलरी वाला मैंने कन्वेंशनल में 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं मिथिलेश कुमार जी, वो आप लेक्चर देखिए आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है, वो लेक्चर देखिए। चलिए इस सवाल में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट जल्दी से। मैराथन में कंप्लीट है, मैराथन क्लासेस में कंप्लीट है। एक्चुअली हुआ क्या था, हमने रिवर्स वे में स्टार्ट किया था सॉइल मैकेनिक्स। पहले हम लोगों ने फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम लोग जब स्टार्टिंग से कोई सब्जेक्ट करते हैं सॉइल जैसे, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, बात का इंपॉर्टेंट छूट जाता है। तो पहले हमने लास्ट के सब टॉपिक कवर किए थे, तो वहाँ भी सारा पढ़ाया गया है। फाउंडेशन भी आपको मिलेगा, शियर स्ट्रेंथ भी मिलेगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरीज भी मिलेंगी, कंसोलिडेशन है और स्टार्टिंग का भी सब मिलेगा, ठीक है। कीजिए भाई इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर द लेबोरेटरी सैंपल। सिग्मा नॉट दिया हुआ है आपको, डैश का मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस है, ई नॉट दिया है, सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल्टा सिग्मा नॉट डैश दिया है आपको, और फाइनल वॉइड रेशियो दिया है। क्ले स्पेसिमेन की थिकनेस भी आपको दे रखी है,
द वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी आपसे पूछा है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी आपसे पूछा है, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी आपको मालूम है एम बी क्या होता था, ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, यानी कि डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार अपॉन 1 प्लस ई नॉट, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू 1 अपॉन डेल्टा सिग्मा बार डेल्टा ई। अब याद रखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 1.1 माइनस 0.9 ये डेल्टा ई की वैल्यू रहेगी, और 1 प्लस ई नॉट यानी कि 1 प्लस 1.1 इंटू 1 अपॉन डेल्टा सिग्मा। तो डेल्टा सिग्मा कितना रहेगा, 300 माइनस 175। क्यों? क्योंकि ये 300 इस पूरी क्वांटिटी में से जब मैं सिग्मा नॉट माइनस करूंगा तो खाली क्या बचेगा, डेल्टा सिग्मा, क्योंकि सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा की वैल्यू 300 है, और खाली, या आप कहिए कि इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा सिग्मा नॉट की जगह, तो डेल्टा सिग्मा आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। आंसर आ रहा है आपके पास 7.619 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। सर कंसोलिडेशन सैंड में नहीं होता क्या? नहीं, सैंड में भी होता है कंसोलिडेशन, बट वो इमीडिएटली हो जाता है, जितना होना होता है वो इमीडिएटली हो जाता है, टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वो इनिशियल सेटलमेंट में ही आ जाता है। तो हम जो कंसोलिडेशन लेते हैं, ठीक है, जिसमें समय लगता है वो किले वाला होता है, तो किले का ही हम कंसिडर करके चलते हैं। सैंड में जो भी होना होता है वो इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, तुरंत, हाथों हाथ, ठीक है। तो 7.619 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, ये आपका इसका आंसर आएगा। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट का आपने ध्यान रखना है। या एक्चुअल में क्योंकि यहाँ पर इसने खुद दे रखा है 10⁻⁻⁴, तो इसने जो वैल्यू आएगी वो आप लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं, 7.619। तो यहाँ जो फिल किया जाएगा वो 7.619 फिल किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए पहले, ऑप्शन बाद में दिखा देंगे। बालक केवल आपने क्वेश्चन में केवल और केवल किले को कंसीडर करना है, ठीक है, केवल किले को। और सवाल में क्लियरली मेंशन भी होता है, सवाल में क्लियरली मेंशन भी होता है, इसमें चिंता मत कीजिए। पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है लेयर ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड सिल्टी क्ले ऑफ 1 मीटर थिकनेस, ठीक है, कोई नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड सिल्टी क्ले है जिसकी थिकनेस कितनी है, 1 मीटर है। कितनी थिकनेस है, 1 मीटर थिकनेस है। इज सब्जेक्टेड टू 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन अंडर अ प्रेशर इंक्रीमेंट, क्या है, प्रेशर इंक्रीमेंट ऑफ 20 किलो पास्कल। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल आर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.7, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आपको दे रखा है 45%, कंप्रेशन इंडेक्स आपको दे रखा है 0.5 एंड रिकम्प्रेशन इंडेक्स दे रखा है 0.05। द इनिशियल एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस विद इन द लेयर इज 100 किलो पास्कल, सिग्मा नॉट भी दिया हुआ है। एज्यूमिंग टर्जागीज थ्योरी टू बी एप्लीकेबल, द प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इज, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है भैया। तो फटाफट अगर हम इसका डेटा लिख डालें यहाँ पर, तो हमें थिकनेस दे रखी है H0 इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है, सब्जेक्ट, और अंडर अ प्रेशर इंक्रीमेंट, प्रेशर इंक्रीमेंट यानी कि डेल्टा सिग्मा बार दे रखा है 20 किलो पास्कल,
द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल आर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 2.7, मॉइस्चर कंटेंट W दे रखा है 0.45, 40%, और ये सैचुरेटेड है। कैसी सॉइल थी? सैचुरेटेड थी। तो S की वैल्यू कितनी है? 1। और ये डेटा तुम समझ जाना है ये किसने दिया होगा, ताकि यहां से आपका वॉइड रेशियो आ जाए। ठीक है। कंप्रेशन इंडेक्स CC दे रखा है 0.45, और रिकम्प्रेशन इंडेक्स CR दे रखा है 0.05। द इनिशियल एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा नॉट बार भी आपको दे रखा है 100 किलो पास्कल। ये इनिशियल स्ट्रेस भी दे रखी है। और आपसे क्या पूछा है? डेल्टा। लो, सारा सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया, आपको केवल इसे सॉल्व करना है। आपने इसे केवल सॉल्व करना है। तो आंसर आ भी गया है 16 mm। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भैया देखो यहाँ पर ये जो रिकम्प्रेशन इंडेक्स दिया है ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है। इस CR का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। हालांकि मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें CC एंड CR दोनों का यूज था, बट यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। ये क्या लिखा हुआ है? आ लेयर ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए। जब सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है CR का वहां पर कोई रोल नहीं होता, कोई यूज वहां पर नहीं है। ठीक है। तो वॉइड रेशो कितना आया निकल कर? SE बराबर WG लगा देंगे आप, तो वॉइड रेशो निकल कर आएगा आपके पास 1.215। ठीक है। तो यहां से आपके पास ये जो वॉइड रेशो आ रहा है सॉल्व करके, तो ये वैल्यू आ रही है SE इज इक्वल्स टू WG लगा देंगे, तो इसका मतलब E बराबर कितना बता रहे हैं? 1.215। चलिए इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, 1.215। अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डेल्टा H इज इक्वल्स टू CC H नॉट अपॉन 1 प्लस E नॉट लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट बार। CC आपको दिया है, H नॉट आपको दिया है, E नॉट आपने सॉल्व कर लिया, सिग्मा नॉट बार आपको दिया है, डेल्टा सिग्मा बार भी आपको दिया है। केवल फॉर्मूला लगाना है। और CR आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। CR आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है। सारी वैल्यूज रख दीजिएगा। आंसर आपका जो आएगा अप्रोक्सीमेट 16 mm आएगा। ठीक है। जब भी आएगा यूपीपीएससी का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि वर्क काफ़ी तेज़ प्रोग्रेस पर है। आपकी OMR वगैरह सब स्कैन हो चुकी हैं, OMR स्कैन हो चुकी हैं। आंसर की शायद आ भी सकती है। पहले मना कर रहे थे बट अब लग रहा है कि शायद आंसर की आ सकती है। ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, और वैकेंसी भी 100% बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है। और अराउंड 1000 के करीब वैकेंसीज आएंगी। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, आज अचानक मैं गया था बाहर किसी काम से, तो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो यूपीपीएससी के JEE में सेलेक्टेड हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो आज अचानक वो लोग मिल गए। तो बीटेक हैं, डिप्लोमा भी हैं, तो उनका JEE में सिलेक्शन हो रखा था, अभी उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो आज उनसे बात की, तो वो भी अब ऑब्वियस सी बात है डिपार्टमेंट के अंदर भी लोगों को मालूम रहता है। तो उन्होंने भी मुझे, बाहर से तो मालूम ही चल रहा था, उन्होंने भी मुझे आज यही कहा दोबारा से कि सर 1000 के अराउंड वैकेंसीज आ रही हैं दोबारा से AE की, हम भी फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, आप गाइड कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो हर तरफ से सुनने को मिल रहा है। आयोग के अंदर के लोग भी कह रहे हैं। ठीक है। और बाहर जो डिपार्टमेंट में खुद इरिगेशन में, जैसे मैंने कहा आज जिनसे मेरी मुलाकात हुई है ना, खुद JEE है वहाँ पर, 2 स्टूडेंट थे मेरे आज मिले वो, तो उन्होंने भी यही कहा। तो लगभग 1000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी यूपीपीएससी AE के थ्रू, जिसमें जल निगम वगैरह ये सब भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल 100% सही न्यूज़ है ना। अब जहाँ तक अभी तक लग रहा है, तो आप लोग इसने पढ़ाई जो है वो करते रहिए। जिनका इस बार का पेपर थोड़ा बहुत भी ख़राब गया है वो अगली बार, यार समझ लो 60% वैकेंसीज हमेशा सिविल की होती हैं। टोटल में 60 to 70% सिविल की होती है। तो अगर 1000 वैकेंसी आई तो 600-700 सिविल की होंगी। और जिसमें से 135 तो अकेले जल निगम की ऐड होनी है उसमें। तो पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है। जिनका इस बार
ख़राब हुआ है या जो बॉर्डर पर है उन्हें बहुत जल्दी एक अगला मौका मिलेगा, और वो गलती मत कीजिएगा जो पहले की थी। अब इस बार थोड़ा सा और अच्छे से, जैसे ये वाला सेशन है न्यूमेरिकल, पहले पेपर में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आए थे। और यार देखो मैं आपको फिर बता दूं, कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़रूरी होती है, कंसिस्टेंसी। आप देखो ना यार, इंडियन क्रिकेट टीम में कोई भी प्लेयर, कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, ठीक है, उसने भले से पिछली इनिंग में ही सेंचुरी मारी हो, लेकिन अगर वो इस इनिंग में 0 पर आउट होता है ना, तो आप कभी ये नहीं कहते अरे यार पिछली इनिंग में तो सेंचुरी मारी थी ना, इस बार 0 पे आउट हो गया तो क्या हो गया? कभी ऐसा सुना है? अगर 0 पे इस बार आउट हुआ तो आप उसे गाली देने लगते हो। तो इसी तरह से बच्चे यहाँ पर भी क्या है, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं मिलता, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना वो क्षणिक होता है। मैं अभी कुछ बातें कर दूंगा अच्छी अच्छी, कुछ अच्छा बोल दूंगा, मोटिवेट हो जाओगे, वो 1 दिन 2 दिन चलेगा, फिर वही अपने उस पर आ जाओगे। अब जैसे यही वाला सेशन है, आपको भी मालूम है कि पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि इससे अच्छा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है वो कोई सेशन कहीं पर नहीं चल रहा होगा। और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, हम एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे, चाहे वो इजी हो डिफिकल्ट हो, एक तरफ से लेके चल रहे हैं। आज केवल 11वां लेक्चर है, और केवल 11वें लेक्चर के अंदर सोचो हम सॉइल में कौन सा चैप्टर खत्म कर रहे हैं, कंसोलिडेशन। यानी कि 7-8 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चाहे आपको वो सॉइल क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो सॉइल की प्रॉपर्टीज हो, चाहे बेसिक डेफिनेशन हो, चाहे परमेबिलिटी हो, चाहे सीपेज एनालिसिस हो, चाहे इफेक्टिव स्ट्रेस हो, चाहे वर्टिकल स्ट्रेसेस हों, और ये कंसोलिडेशन का तो इसको 3 दिन दिए, तभी केवल 10 क्लासेस में यार हमने इतना, 10 क्लासेस मतलब अगर ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे का भी हम लोग, तो ओनली 15 आवर, 15 घंटे हमने कुल दिए। 15 घंटे में हमने इतने सारे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जिनमें इतना डीप लेवल के कॉन्सेप्ट्स थे, उनको हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर लाइव वॉचिंग देखो, तुम नंबर ऑफ व्यूज़ देखो, 1000 व्यूज़ भी नहीं पहुँच रहे, जबकि कंटेंट इतना अच्छा है। या तो फिर हम क्या करें, वो जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ना AJE के हलवा टाइप की, बस मैं क्वेश्चन दिखाऊं तुम आंसर दे दो, मैं क्वेश्चन दिखाऊं तुम आंसर दे दो और हम आगे बढ़ें, या तो वो तो वहाँ से हमें सीखने को थोड़ा ना मिलेगा। अब अगर मैं तुमसे 2+2 का होल स्क्वायर पूछने लगूं, A+B है 2+2, 2-2 करवाने लगूँ, तो यार उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। अब ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, बट आप लोगों की तरफ से कंसिस्टेंसी नहीं है। 50 बच्चा भी लाइव नहीं रहता, ठीक है, तो 50 बच्चा भी लाइव नहीं रहता, तो उससे मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, और ये आखिर में दिक्कत करेगा। जबकि आपके पास, आपको मालूम है कि यार सर ने यहाँ पर मैराथन क्लासेस के थ्रू थ्योरी भी करवा दी, ठीक है, उस थ्योरी के साथ सारे के सारे AJE लेवल के क्वेश्चन भी करवा दिए, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के ही कर रहे हैं, रात में जो कन्वेंशनल चल रहा है आपका मेंस वाला, उसमें भी सॉइल मैकेनिक्स ही चल रहा है। यार इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो UPPSC AE में भी, जिस अकेले इसका पेपर 1 में अकेले 25% वेटेज इसका था, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके केवल इस टॉपिक के थे या नहीं थे, है ना। अब उसको स्ट्रॉन्ग करने का मौका है तो बच्चे पीछे हट रहे हैं, ठीक है, पीछे हट रहे हैं। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाइए, लेक्चर लाइव कीजिए, लाइव नहीं आ रहा है तो बाद में तो हर हाल में सेम डे लेक्चर देखिए आप लोग, और थोड़ा समय लगता है चीज़ों को डेवलप होने में, ठीक है। अभी सॉइल कर रहे हैं, फिर इसका एनवायरनमेंट करेंगे, और बाकी सोम स्ट्रक्चर RCC स्टील, ये तो आप जानते हो यार, ये तो मेरे सब 2-2 4-4 दिन का खेल है, सब हो जाएगा, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, तो वही अपना कंसिस्टेंसी बना के रखिए। इन दी एंड जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहेगा, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करता जाएगा, इस चक्कर में नहीं फंसेगा कि लेवल टफ है या डिफ़िकल्ट है, हमें सिर्फ आसान चीज़ें करनी है, वही इन दी एंड सिलेक्शन लेके जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप भले से हाई लेवल पर तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर तो वही है ना जो हाई लेवल पे कर रहा है, ठीक है, जो हाई लेवल पे कर रहा है। आपका कंपटीशन किससे, आप ये सोचिए, तो अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सोचिए, ठीक है। चलिए ये सवाल कीजिए। अब देखिए सवाल कितना मतलब खतरनाक सा लग रहा है, क्या आप देखते ही छोड़ दें। देखो इतने दिन बाद आज मयंक आए हैं, मयंक कह रहे हैं बच्चों का क्राउड रेस्ट कर रहा है, किसी को पढ़ने का मन नहीं है।
मैथमेटिक्स में, मैथ्स में करवाऊंगा, चिंता मत, के मैराथन क्लास से लाऊंगा सर। रिजल्ट के बाद भीड़ वापस होगी हाँ ये वाली बात भी है मयंक, रिजल्ट की भी, लेकिन मैं वही कहूँगा जिसे बेटा सिलेक्शन लेना है ना, वो रिजल्ट के चक्कर में ना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू भी है, बाकी एग्जाम्स भी हैं, तो उसके चक्कर में नहीं पढ़े हम लोग, अभी से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अगर रिटर्न क्वालिफाई हो रहेगा तो इंटरव्यू में काम आएगा, और रिटर्न किसी का बेच नहीं हुआ 1% तो उसका अगले एग्जाम में काम आएगा। और जिसका रिटर्न क्वालिफाई होगा उनका भी सबका फाइनल थोड़ी ना होना है, उसमें भी फिर इंटरव्यू में कितने बाहर होंगे। तो पढ़ाई तो अपनी कॉन्टिन्यूस रखनी है, इवन रिजल्ट आने के बाद भी पढ़ाई अपनी करते रहनी है, क्योंकि आगे का कुछ नहीं पता। चले सवाल पढ़िए, कह रहा है आइडेंटिकल सरचार्जेस आर प्लेस्ड एट ग्राउंड सरफेस एट साइट एक्स एंड साइट वाई। ये दो साइट हैं, ये साइट एक्स है और ये साइट वाई है। यहां पर भी आइसोटॉपिक सैचुरेटेड सिल्टी के लिए है, यहां पर भी आइसोटॉपिक सैचुरेटेड सिल्टी के लिए है। ठीक है, यहां भी नीचे बेड रॉक है, यहां भी नीचे बेड रॉक है, दोनों की थिकनेस 10 मीटर है। जितना सरचार्ज साइट एक्स पर रखा गया है उतना ही सरचार्ज साइट वाई पे। सरचार्ज मतलब बाहर से लोड ला के रख दिया है। ठीक है, बाहर से लोड ला के रख दिया है। ये देखो जिन्होंने पहले से क्वेश्चन कर रखा है, सवाल पढ़ा नहीं, आंसर पहले लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, आइडेंटिकल सरचार्जेस आर प्लेस्ड एट ग्राउंड सरफेस एट साइट एक्स एंड साइट वाई विद सॉइल कंडीशन शोन अलोंग साइड, एंड वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड सरफेस पर है। द सिल्टी क्ले लेयर्स एट एक्स एंड वाई आर आइडेंटिकल, सब कुछ आइडेंटिकल है। द थिन सैंड लेयर एट वाई is continuous and free draining with a very large discharge capacity। तो क्या हो रहा है, जो साइट y है वहां पर हमने क्या कर दिया, द थिन सैंड लेयर एट y इज कॉन्टिन्यूस एंड फ्री ड्रेनिंग। तो साइट y पर, ये जो साइट y है यहां पर हमने क्या कर दिया, एक सैंड लेयर बीच में प्रोवाइड कर दी। इफ प्राइमरी कंसोलिडेशन एट x इज एस्टिमेटेड टू कंप्लीट इन 36 मंथ, साइट एक्स पर अगर कंसोलिडेशन 36 मंथ में कवर हो रहा है तो साइट वाई पर कितने टाइम में कवर होगा, साइट वाई को कितने टाइम में कवर होगा। अब देखिए सवाल ऐसा लगेगा कि इतनी ज़्यादा लैंग्वेज यहाँ लिख रखी है, फिर ये डायग्राम इतना खतरनाक सा, कि है कुछ नहीं। सिंपल सा सवाल ये कह रहा है कि भैया ये बिल्कुल आइडेंटिकल सॉइल है, जैसी सॉइल यहाँ पर है वैसे ही सॉइल यहाँ पर है, जहाँ पर वाटर टेबल यहाँ है वहीं पर वाटर टेबल यहाँ है। यहाँ टोटल हाइट 10 है तो यहाँ भी टोटल हाइट 10 है। यहाँ पर नीचे बेड रॉक है तो यहाँ भी नीचे बेड रॉक है। ओनली डिफरेंसेस यहाँ पर बीच में एक सैंड लेयर है और यहाँ पर नहीं है। तो भैया ऐसे केस में क्या लेते थे, जब बीच में सैंड लेयर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डबल ड्रेनेज। ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका डबल ड्रेनेज, और ये क्या हो जाएगा आपका सिंगल ड्रेनेज। ठीक है, शिवम श्रीवास्तव ने पूरा सोल्यूशन ही छाप दिया है उसका। ठीक है, गेट साइकोलॉजिकल गेम खेलता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो 36 का कितना हो जाएगा, 1/4 कर देंगे तो 9 मंथ हो जाएगा क्या। 36 का 1/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 मंथ हो जाएगा। ठीक है, 36 का सीधे सीधे, हाँ यार ये मैं भी नहीं बता पाया दिलीप, बिल्कुल हाँ। जो हमारे एक पुराना स्टूडेंट था डीजे वाला, उसके फादर की कल डेथ हो गई थी एक्चुअली, काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में तो एडमिट थे ही वो। चलिए अगला सवाल पढ़िए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए सवाल।
कह रहा सैचुरेटेड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल फ्रॉम अ क्ले स्ट्रेटा हैज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 22.22%। तो मॉइस्चर कंटेंट हमें मालूम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है, गामा डब्ल्यू दिया हुआ है, वॉइड रेशियो एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द क्ले। तो अगेन देखिए मॉइस्चर कंटेंट आपको देखो, पहली बात तो जो सॉइल है वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल है, मॉइस्चर कंटेंट 22.2% दे रखा है, स्पेसिफिक वेट यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दे रखी है, गामा डब्ल्यू आपको 10 दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है वॉइड रेशो एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द क्ले, यानी कि वॉइड रेशो आपसे पूछा है और गामा सैचुरेटेड पूछा है। फटाफट बता दिए यार, वो इनका तो हार्ट वगैरह, हार्ट के पेशेंट थे ना, हार्ट किडनी वगैरह वही सब थोड़ा। चलिए तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर सब कुछ तो आपको गिवन है, तो आप पहले क्या कर देंगे S इंटू ई इज इक्वल्स टू वही WG लगा देंगे, पुराना अपना फंडा। तो सैचुरेटेड है तो 1 इंटू ई इज इक्वल्स टू W दे रखा है 2.7, सॉरी वाटर कंटेंट दे रखा है 22.22 यानी कि 0.2222 हो गया है, तो भैया 2222 और इंटू जी की वैल्यू कितनी रख देंगे 2.7। तो यहाँ से वॉइड रेशो आ जाएगा, यहाँ से वॉइड रेशो आ जाएगा, बता दीजिएगा भैया कितना आ रहा है वॉइड रेशो। तो वॉइड रेशो आ रहा होगा 0.6 और फिर गामा सैचुरेटेड आपको निकालना होगा, तो क्या कर देंगे G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई, G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो G की वैल्यू कितनी है 2.7 प्लस 0.6 अपॉन 1 प्लस 0.6 और गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ से आपके पास गामा सेट आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड कितना हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड आपके पास आ रहा है सॉल्व करके 20.625 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आ गया। तो ई भी आ गया और गामा सेट भी आ गया। अब एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, पैसेज वाला, तो इसके दो क्वेश्चन है। पहला पार्ट तो ये हो गया, तो 0.6 एंड 20.625, तो इसका आंसर तो आपका क्या हो गया सी हो गया, ठीक है सी हो गया। अगला पार्ट इसका कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट पार्ट इसी का पढ़िए कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्ले लेयर डेराइव्ड फ्रॉम द अबव क्वेश्चन, यानी कि जो प्रॉपर्टीज हमने अभी डेराइव की हैं, क्या है पढ़िए ध्यान से, कह रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्ले लेयर डेराइव्ड फ्रॉम द अबव क्वेश्चन। तो कौन सी प्रॉपर्टीज हमने डेराइव की कि जो वॉइड रेशो आया हमारे पास ई नॉट कितना आया था 0। अभी ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू आकांक्षा जी, थैंक यू। ठीक, अब देखो बेटा, अब उस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अगेन ये जो क्ले लेयर है यहां पर हमें सिग्मा नॉट बार भी चाहिए और डेल्टा सिग्मा भी। तो सिग्मा नॉट बार इनिशियल स्ट्रेस कितनी होगी, इनिशियल स्ट्रेस, तो इनिशियल स्ट्रेस जो होगी, देखो वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर है, तो ये जो सैंड लेयर है ये वाली, इसकी वजह से स्ट्रेस कितनी होगी, तो गामा सैचुरेटेड यानी कि 18, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10 और इंटू क्या कितनी लेयर है 2 मीटर, तो ये कितना रहेगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, प्लस जो हमने किले का जो सैचुरेटेड वेट निकाला वो निकाला था 26, ये हमने सॉल्व किया था 20.625, तो किले की वजह से कितनी रहेगी प्लस 20.625 माइनस 10, गामा समझ निकालेंगे ना, और इंटू कितना 0.5, इंटू कितना 0.5, तो यहां से सिग्मा नॉट बार आ जाएगा, सिग्मा नॉट बार
ठीक है। और ये जो सिग्मा नॉट बार आएगा सॉल्व करके, ये बच्चे आएगा आपके पास 21.313, यह आएगा 21.313 किलो पास्कल। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी सॉल्व करके सिग्मा नॉट बार। दूसरा हमें क्या चाहिए, डेल्टा सिग्मा बार। ये कितना हो जाएगा 200 किलो न्यूटन, ये वाला लोड अपॉन। अब फिर आप से देखिएगा क्या है, कितने का लोड डिस्पर्जन है, 2:1 का, 2:1 का। तो यहां से देखो यहां तक की डेप्थ कितनी रहेगी 1.5, ये कितना हो जाएगा 1.5, और ये डायमेंशन कितनी थी 2, तो एरिया कितना लेंगे 2 + 1.5 का स्क्वायर। ठीक है। अब तो यार ये इतने सारे क्वेश्चन में करा दिया। देखो बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन करने से ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाती हैं, सोचना भी नहीं पड़ता, बस फटाफट एक तरफ से करते चले जाओ। ठीक है। और जो सवाल कभी मुश्किल लगते थे 2 या 3 क्लासेस के अंदर ही उसमें आपको परफेक्शन हासिल हो जाएगा। तो जो डेल्टा सिग्मा आया वो आया आपके पास क्या 16.327। ठीक है भाई। तो यार सारा डेटा आपको मालूम है, सीसी आपको मालूम है, सिग्मा नॉट आपको मालूम है, डेल्टा सिग्मा आपको मालूम है, बस उठा के क्या करना है इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख देनी है। ठीक है। सीसी की वैल्यू कितनी 0.4, सिग्मा नॉट बार आपको सॉल्व करके निकाल दिया हमने 21.313, डेल्टा सिग्मा हमने सॉल्व कर दिया 16.327। अब आप फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा एच बराबर CC(H0) अपॉन 1 + E0 log ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट बार। और इनिशियल थिकनेस H0 और ले लीजिए आप, कितना है 1 मीटर है, शायद 1 मीटर ही है ना, हाँ 1 मीटर। H0 की वैल्यू 1 मीटर। बस सारा डेटा यहाँ पर रखिए, आंसर आपके पास आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 61.75 mm, 61.75 मिलीमीटर। क्लियर हो गया किसी को, मतलब किसी को क्या, सबको, कोई डाउट है किसी को? ठीक है। ठीक है। तो इजी था क्वेश्चन ये भी। अब देखिए 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन मिल गए आपको गेट में, इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पर। 61.6, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कुछ कहीं पे होगी गड़बड़। 61.75 या 61.67 डजंट मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। गेट का एडमिट कार्ड काफ़ी जल्दी आ जाता है, आने वाला होगा थोड़े बहुत टाइम में। देखिए, अ सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटम ड्रेनिंग बोथ एट द टॉप एंड बॉटम अंडरगोज 50% कंसोलिडेशन इन 16 ईयर्स। कितने ईयर में? 16 ईयर्स में कंसोलिडेशन हो जाता है अंडर एन अप्लाइड लोड। इफ एन एडिशनल ड्रेनेज, क्या है, एडिशनल ड्रेनेज लेयर वॉज प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ द क्ले स्ट्रेटम 50% कंसोलिडेशन वुड अकर। तो कहने का मतलब यह है कि पहले आपके पास एक एक क्ले लेयर थी, ठीक है, ये क्ले लेयर थी जिसमें डबल ड्रेनेज थी, इधर भी और इधर भी। तो अगर पहले इसकी थिकनेस h थी तो ड्रेनेज पाथ कितना हो जाएगा h/2। अब कह रहे हैं कि इसके बीच में आपने एक सैंड लेयर और दे दी। अब यहां पर अगर मैं एक ड्रेनेज लेयर और प्रोवाइड कर दूंगा तो अब क्या होगा, अब ड्रेनेज इधर और इधर और होने लगेगी। तो जो ड्रेनेज पाथ होगा वो h/2 का भी आधा हो जाएगा।
तो इसका जो ये D1 था h/2, तो D2 क्या है आपके पास h/4, यानी कि बेसिकली D2 जो हो गया वो D1 का आधा हो गया। और जब डेनिस पाथ हाफ हो जाता है तो टाइम कितना हो जाता है 1/4, टाइम कितना हो जाता है 1/4। तो पहले अगर 16 ईयर्स लग रहे थे तो अब कितना लगेगा 4 ईयर लगेगा, अब कितना लगेगा 4 ईयर लगेगा, ठीक है। बिकॉज आपको मालूम है TB इज इक्वल्स टू CB इंटू T/D²। तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D² के। तो अगर डेनिस पाथ D/2 होगा तो टाइम कितना हो जाएगा T/4 हो जाएगा, 1/4, ठीक है, 1/4, सिंपल। हाँ चंद्रशेखर राव, ये बात बिल्कुल सही कही तुमने, बिल्कुल सही लिखा है। चलिए अगला सवाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, कीजिए इसको। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। आंसर आ गया, वेरी गुड, 0.569। तो 0.563 आंसर इसका। देखिए कह रहा था एवरेज इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर ऑन 10 मीटर थिक, थिकनेस दे रखी है हमें कितना 10 मीटर। होमोजीनियस सैचुरेटेड क्ले लेयर इज 150, तो सिग्मा नॉट बार हमें दे रखा है 150 किलो पास्कल। अब इस सॉइल पर हमने क्या किया, एक कंसोलिडेशन टेस्ट किया, इस पर हमने क्या किया कंसोलिडेशन टेस्ट किया ऑन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल। और उस कंसोलिडेशन टेस्ट से हमें क्या मालूम चला कि इसका वॉइड रेशियो जो पहले 0.6 था वो 0.5 हो गया जब हमने स्ट्रेस इंटेंसिटी को 100 किलो पास्कल से बढ़ाकर कितना कर दिया 300 किलो पास्कल कर दिया। और यहां पर G की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2.65। तो हमसे पूछा था इनिशियल वॉइड रेशियो, तो हमसे E0 पूछ रहा है, तो क्या करेंगे। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 E1 E2 दे रखा होता है तो हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है AB जो होता है डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। लेकिन ये जो AB होता है, अगर आपको इसका ग्राफ याद हो तो ग्राफ इस तरीके से होता था, तो इसका जो स्लोप होता था AB वो वेरिएबल होता था। स्लोप इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू वेरिएबल। लेकिन अगर हम ग्राफ वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग सिग्मा बनाए तो इसका जो स्लोप होता था वो होता था CC, जो क्या होता था कांस्टेंट। CC क्या होता था कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका CC कांस्टेंट कर देंगे, इसका CC क्या कर देंगे कांस्टेंट कर देंगे।
और सीसी का फॉर्मूला क्या होता था? सीसी का फॉर्मूला होता था E1 माइनस E2 अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। ये फॉर्मूला होता था सीसी का, और इसको हम लोग क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? सीसी वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे सीसी इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। तो पहले कितना था? 0.6 माइनस 0.5 अपॉन लॉग ऑफ कितना? 300 अपॉन 100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, अब इसको कर लो आप, पहले की 100 पर था 0.6 माइनस E0 अपॉन लॉग ऑफ, और इसको कर दो 150 अपॉन 100। क्यों ऐसा कर लो ना कि जब 100 पर वॉइड रेशो कितना था? 0.6, तो 150 पर कितना होगा वॉइड रेशो? ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप। यहां से E0 की वैल्यू रहेगी आपके पास सॉल्व करके 0.563। कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउ है, कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउ है। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो एक बार सीसी गिवन डेटा से निकाल लेंगे कि 0.6 वॉइड रेशो है 100 पर और 0.5 है 300 पर, 0.5 है 300 पर। ठीक है, वैसे यहां पर तुक्का भी चल सकता था, तुक्का भी चल सकता था। क्यों? क्योंकि जो वॉइड रेशो होगा वो 0.6 से 0.5 के बीच में ही होगा, है ना, और 0.6 और 0.5 के बीच में केवल एक ही वैल्यू है जो कि ये है ना, तो बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे। खैर, अब सेम क्वेश्चन का अगला पार्ट, ये सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, ये भी पैसेज वाला पार्ट था। द टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द क्ले लेयर ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर इम्पोजिंग एन एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी ऑफ 200 किलो पास्कल। तो इस बार आपको डेल्टा सिग्मा बार दिया है 200 किलो पास्कल, सिग्मा नॉट बार कितना था? 150 किलो पास्कल था, 150। ई नॉट आपने निकाल लिया 0.563, और क्ले लेयर की थिकनेस कितनी दे रखी थी आपको? 10 मीटर, 10 मीटर क्ले लेयर की थिकनेस आपको दे रखी है 10 मीटर। ठीक है भैया, और सीसी आपने सॉल्व किया ही था, अभी सीसी भी निकाला था। क्यों भाई इस पर जी, क्या इसमें तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। एक बात बताओ, सवाल ऐसा है कि ये समझ लो जब स्ट्रेस 100 थी, जो ये क्वेश्चन था जिनको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे समझ लो, इधर लिखा है बेटा सिग्मा और इधर लिखा है वॉइड रेशो। एक तरह से समझ लो हमने इंटरपोलेशन कर दिया। जब स्ट्रेस 100 थी तो वॉइड रेशो 0.6 था, और जब 300 है तो वॉइड रेशो 0.5 है। तो अगर स्ट्रेस 150 होगी तो वॉइड रेशो कितना होगा ये पूछा है। अब यहां पर आप लीनियर इंटरपोलेशन नहीं लगा सकते, यहां पर किस में लगाना पड़ेगा आपको? लॉग में, लॉग में रिलेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग जब हम लेते हैं सेमी लॉग पर ग्राफ लीनियर बनता है, तो लीनियर इंटरपोलेशन लॉगरिथमिक स्केल पर होगा। तो हमने पहले क्या कर दिया, हमने पहले ये वैल्यू इससे सीसी की वैल्यू निकाली 0.6 माइनस 0.5 अपन लॉग 300 अपॉन 10, क्योंकि 100 पर वॉइड रेशो 0.6 है और 300 पर 0.5 है, राइट। यहां से सीसी आ जाएगा। अब यही सीसी इस वाली वैल्यू के लिए भी, क्योंकि सीसी कांस्टेंट रहता है, आपको अभी मैंने बताया जब मैं लाइन बनाऊंगा लॉग और ई पर, तो लाइन का स्लोप तो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। तो आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो, आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि यहां पर वैल्यू हमें मालूम है और यहां पर वैल्यू हमें मालूम है,
और यहां पर वैल्यू हमें मान लो फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा कर सकते हैं ना यार, ये 100 है, 100 पर वॉइड रेशियो 0.6 मुझे मालूम है, ये वैल्यू 300 है, 300 पर जो वैल्यू 0.5 मालूम है, और मुझे बीच की वैल्यू यहां पर मान लो 150, यहां पर ये वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना, तो नहीं कर सकते क्या? लाइन का स्लोप बराबर कर दो, 2 पॉइंट पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए खैर, अब बच्चे हमें क्या करना था, वहां पर सीसी की वैल्यू कैलकुलेट भी कर लेनी चाहिए थी। सीसी की वैल्यू क्या कर लेनी चाहिए थी, कैलकुलेट भी कर लेनी चाहिए थी। चलो अब देख लो, तो ई नॉट हमें दिया है, सिग्मा हमें दिया है, डेल्टा सिग्मा हमें दिया है, डेल्टा एच बराबर लगाना सी सी एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा बार। सिग्मा बार 150 दिया है, डेल्टा सिग्मा 200 दिया है, ई नॉट आपको मालूम है, एच नॉट आपको मालूम है, सी सी आप कैलकुलेट कर लेंगे। सी सी कहां से कैलकुलेट होगा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, यही तो सी सी है, ये यहां से आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा कि ये वैल्यू आ कितनी रही है, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी और वहां से हो जाएगा। ठीक है, वहां से, तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.494 यानी कि 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्या कह रहा है, 6 मीटर थिक, a 6 meter thick clay layer undergoes 90% consolidation 4 times faster under two-way drainage as compared to one-way drainage. In an identical clay layer of 15 meter thickness, two-way drainage will be faster as compared to one-way drainage. भाई तो यार देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, थिकनेस चाहे किसी लेयर की कितनी भी क्यों ना हो, अगर ये एच थिकनेस है, ठीक है, तो अगर यहां पर सिंगल ड्रेनेज में अगर टाइम जो है वो हमें टी लगता है, तो डबल ड्रेनेज में कितना टाइम लगेगा, T/4 ही लगेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स थिकनेस। ठीक है, तो टू वे ड्रेनेज विल बी फास्टर, तो 4 टाइम्स फास्टर हो जाएगी, टाइम 1/4 लगेगा तो 4 टाइम्स फास्टर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए अगला सवाल कह रहा है, एट अ रिक्लेमेशन साइट फॉर विद द सॉइल स्टेटा इज शोन इन द फिगर, अ 3 मीटर थिक लेयर ऑफ अ फिल मटेरियल इज टू बी लेड इंस्टेंटेनियसली। तो यहां पर 2 वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एक तो क्या है 3 मीटर थिक लेयर ऑफ फिल है, और क्या है इसको क्या रखा गया है, इंस्टेंटेनियसली रखा गया है ऑन द टॉप सरफेस। ठीक है, if the coefficient of volume compressibility MB for clay is 2.2 into 10⁻⁻4 meter square per kilonewton, the consolidation settlement of the clay layer due to placing of fill material will be okay। तो मैं पहले MB की वैल्यू लिख लेता हूं। MB हमें दिया हुआ है 2.2 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ठीक है, बस अब देखिए ये हमारे पास ये दिया हुआ है, तो 10 मीटर थिक क्ले लेयर है जिसका गामा सैचुरेटेड दिया हुआ है, और MB ऊपर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पॉइंट आएगा 2.2 दिया है ना, वहां पे 22 लिखा है और ऊपर 2.2 दिया है, तो ये 2.2 है, 2.2 दिया है, गामा सेट दिया है, यहाँ का गामा सेट दिया है, और ये जो फिलिंग मेटल है उसका गामा सेट दिया है, और हमसे क्या पूछा है, इसका सेटलमेंट पूछा है, कितना होगा, सेटलमेंट कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो MB होता है वो होता है डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा बार अपॉन 1 प्लस E नॉट। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ये सॉइल है
और जब मैं इसके ऊपर कुछ सरचार्ज रखूंगा तो इस सरचार्ज की वजह से क्या होगा, वॉइड रेशो में कुछ चेंज होगा, ठीक है, और इनिशियल और डेल्टा सिग्मा के साथ में। तो ये जो एम बी होता है, ये एम बी भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। या आप कहिए कि जो एम बी होता है वो ए बी अपॉन 1 प्लस ई नॉट होता है। अब आपको मालूम है 1 प्लस ई नॉट तो कांस्टेंट है, बट ए बी वेरिएबल है। और बेटा अगर ए बी वेरिएबल है तो एम बी भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। एम बी भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। लेकिन उसने इस फंडे को खत्म करने के लिए कि हमें एम बी कॉन्स्टेंट लेना है, तो जब हम लोग, उसने बोला इंस्टेंटेनियसली, तो इंस्टेंटेनियसली वर्ड यूज करने का मतलब है एम बी शुड बी टेकन एज कांस्टेंट, एम बी शुड बी टेकन एज कांस्टेंट। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं बचा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एम बी इंटू एच नॉट इंटू डेल्टा सिग्मा बार। एम बी दे रखा है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴, एच नॉट दे रखा है 10, और डेल्टा सिग्मा बार जो होगा वो याद रखिएगा केवल और केवल इस वाली लेयर की वजह से होगा। किस लेयर की वजह से होगा, केवल इस लेयर की वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, क्योंकि नीचे की वजह से जो स्ट्रेस थी वो तो थी। तो ये कितना हो जाएगा, गामा सेट इंटू 3 यानी कि 21 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी सारा डेटा जो है वो वेव को बनाने के लिए, बाकी डेटा का कोई रोल यहां पर नहीं है, बाकी डेटा का कोई रोल यहां पर नहीं है। तो यह आपका आंसर आएगा 139 mm। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई डाउट? चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। The time for a clay layer to achieve 85% consolidation is 10 years। तो कोई क्ले लेयर है वो कंसोलिडेशन में कितना टाइम लेती है, 10 ईयर्स लेती है। 85% के लिए 10 ईयर्स। इफ द लेयर वॉज हाफ एज थिक, तो H2 हमें दे रखा है H1/2, पहले से आधी थिक हो जाए। 10 टाइम्स मोर परमेबल, तो जो परमेबिलिटी है वो 10 टाइम्स हो जाए। एंड 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल, 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल, तो जो कंप्रेसिबिलिटी MB जो दे रखा है आपको MB2 वो दे रखा है 4 टाइम्स MB1। अब MB क्यों ले रहे हैं, क्योंकि CB हम लोग यूज करेंगे तो K और CB के साथ MB ही आता है, इसलिए 4 टाइम्स MB1। देन द टाइम दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू अचीव द सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन T2, जबकि हमें U1 बराबर U2 दे रखा है, जबकि हमें U1 बराबर U2 दे रखा है। ठीक है भाई, बताइए कैसे करेंगे इसको। तो सिंपल सी बात है, हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन TV1 बराबर TV2 होगा या नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर TV1 बराबर TV2 होगा सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि CB इंटू T1 अपॉन D1 का स्क्वायर, CB1 T1 अपॉन D1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB2 T2 अपॉन D2 का स्क्वायर, जहां K बराबर होता है CB MB गामा W, CB MB गामा W।
ठीक है भाई, चलिए किया जाए इस सवाल को। तो सबसे पहली बात तो मैं इस रिलेशन को यहां से हम लोग उठा लेते हैं। और यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है, T2। तो बच्चे हम लोग लिखेंगे T2 इज इक्वल्स टू CV1 अपॉन CB2 इंटू D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर और इंटू T1। ऐसे करेंगे, ये D2 इधर चला जाएगा और ये CB2 यहाँ आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। अब देखिएगा, अभी हमने क्या लिखा कि K बराबर होता है CBMB गामा W। तो K बराबर क्या था बेटा, CBMB गामा W। अब गामा W तो कांस्टेंट रहेगा, गामा W तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि CV1 अपॉन CB2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा K1 अपॉन MV1 इंटू MV2 अपॉन K2। देखो बेटा, CV बराबर ये MB क्या होगा, अपॉन में जाएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि CB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K अपॉन MB। तो CV1 बराबर K1 अपॉन MB1 अपॉन K2 अपॉन MB2, MB2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो पहले तो CV1 अपॉन CV2 की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपके पास K1 अपॉन K2 और इंटू MV2 अपॉन MV1। विच इंप्लाइज CV1 अपॉन CV2 इज इक्वल, देखिए तो क्या कह रहा है कि K2 बराबर 10K1 है, तो K2 इज इक्वल्स टू क्या है 10K1, तो यहां से बचेगा 1 अपॉन 10 इंटू, और MB2 है 4 टाइम्स MB1, तो इंटू रहेगा 4। तो यानी कि CV1 अपॉन CV2 की जगह मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं 4 अपॉन 10 इंटू। अब देखो ड्रेनेज कंडीशन सेम है, द टाइम फॉर अ क्ले लेयर टू अचीव 85% 10 लीटर द लेयर वॉज हाफ एज थिक। ठीक, केवल थिकनेस हाफ दी है, ड्रेनेज डबल ड्रेनेज कुछ नहीं बोला। तो अगर थिकनेस मैं आधी कर दूंगा तो D2 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, D2 D1/2 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, और T1 हमें टाइम कितना दे रखा है 10 ईयर, टाइम कितना दे रखा है 10 ईयर्स। ठीक है, चलिए तो देखिए 1/2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 1 ईयर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे किया कि पहले केस में 85% कंसोलिडेशन में 10 साल लगते थे, हमने क्या कर दिया, थिकनेस जो है वो हाफ कर दी, परमेबिलिटी 10 गुना कर दी, कंप्रेसिबिलिटी 4 गुना कर दी, तो अब टाइम T2 कितना लगेगा। लेकिन कंसोलिडेशन सेम है, तो टाइम फैक्टर सेम होंगे। TB1 बराबर होता है C1 T1 अपॉन D1, C2 T2 अपॉन D2 स्क्वायर, राइट। यहां से अब क्या है, ये CB में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, K बराबर होता है CBMB गामा W। K बदल रहा है, MB बदल रहा है, तो CB क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमने यहां से लिखा CV1 T1 अपॉन D1 स्क्वायर बराबर CV2 T2 अपॉन D2 स्क्वायर। यहां से हमने CV1, यहां से T2 की वैल्यू निकाली, तो T2 को इस फॉर्म में हमने लिखा। तो यहां से हमने देखा कि हमें CV1 अपॉन CV2 चाहिए, D2 अपॉन D1 चाहिए, T1 तो दिया है। अब CV1 अपॉन CV2 कैसे निकलेगा, तो K बराबर CBMB गामा W है, गामा W आपका कांस्टेंट है, तो यहां से मैं कह सकता हूं CB इज डायरेक्टली K अपॉन MB, MB लेफ्ट में नीचे चला जाएगा। तो यहां से CV1 अपॉन CV2 बराबर K1 अपॉन MB1, ये हो जाएगा K1 अपॉन MB1, और अपॉन में क्या होता है K2 अपॉन MB2, तो MB2 ऊपर चला गया, K2 नीचे रह गया।
इसको रीअरेंज किया तो K1 अपॉन K2 इंटू MV2 अपॉन MV1। K2 कह रहा है 10 गुना कर दिया, MV2 कह रहा है 4 गुना कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, CV1 अपॉन CV2 की वैल्यू यहाँ रखी। थिकनेस आधी कर दी तो डेनेस पाथ भी हाफ हो जाएगा, तो हाफ का स्क्वायर और इंटू 10 आ गया आंसर। सही है, कोई समस्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टू फॉल्स स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द टू फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 में से 2 गलत स्टेटमेंट बताने कौन कौन से हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं, इन 4 में से 2 गलत स्टेटमेंट आप लोगों ने बताने। इन 4 में से कौन से 2 स्टेटमेंट गलत हैं ये आपने बताने, बताइए। पहला कह रहा था कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल हैपेंस ड्यू टू द चेंज इन टोटल स्ट्रेस। क्या टोटल स्ट्रेस में चेंज की वजह से कंसोलिडेशन होता है? बताइए। नहीं, टोटल स्ट्रेस में चेंज की वजह से नहीं होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस में होता है। तो पहला तो फॉल्स यही है आपका। दूसरा कह रहा है व्हेन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन फाइन सैंड्स बिलो द वाटर टेबल द डायलेशन करेक्शन इज अप्लाइड आफ्टर द ओवरबर्डन करेक्शन इज। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। पहले हम लोग ओवरबर्डन करेक्शन करते थे, उसके बाद में डायलेशन वाटर टेबल की वजह से। हालांकि ये बाद में हम दोबारा पढ़ेंगे तो अभी छोड़ भी सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो आपको इसके बारे में नहीं पता, मान लो आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, अभी क्वेश्चन मार्क लगा, हमें नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है ओवर कंसोलिडेटेड क्लेज विल हैव प्रीडोमिनेंटली कोहेसिव स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ। इसका भी मुझे नहीं पता ये ट्रू है या फॉल्स है। फोर्थ कह रहा है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स इज ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर। कॉम्पैक्शन क्या एक्सपल्शन ऑफ वाटर की वजह से होता है? नहीं, वाटर की वजह से नहीं होता, एयर की वजह से होता है। वाटर की वजह से तो कंसोलिडेशन होता है। जो चौथा है वो भी फॉल्स है। और उसने खुद ही बोल दिया कि इन 4 स्टेटमेंट 2 ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो पहला गलत है और चौथा गलत है, तो आंसर मेरा बी हो गया। तो अगर मुझे बीच के इन 2 स्टेटमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तब भी मैं इस क्वेश्चन को 100% करेक्ट तरीके से क्या कर सकता हूं, अटेम्प्ट कर सकता हूं। ठीक है भाई, तो आंसर मेरा ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कल मैं पीडीएफ नहीं दे पाया था इसकी, आज ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी कल की और आज के लेक्चर की। ठीक है। अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ग्राउंड सरफेस विनीथ विच देयर इज अ 2 मीटर थिक सैचुरेटेड क्ले लेयर सैंडविच्ड बिटवीन 2 हाईली परवियस लेयर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, 2 मीटर थिक लेयर है और डबल ड्रेनेज में। क्यों? क्योंकि 2 हाईली परवियस लेयर के बीच में है ना, ऊपर भी परवियस है और नीचे भी परवियस है, मतलब यहां पर क्या है, डबल ड्रेनेज है। यहां पर क्या हो रहा है, डबल ड्रेनेज हो रही है और इसकी थिकनेस कितनी है, 2 मीटर है। द बिल्डिंग स्टार्ट सेटलिंग विद टाइम इफ द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सी भी आपको दे रखा है। इन हाउ मेनी डेज विल द बिल्डिंग रीच हाफ ऑफ इट्स फाइनल सेटलमेंट। हाफ मतलब 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, और उसके लिए आपको T50 दे रखा है 0.197। तो मैं सारा डेटा आपको दे देता हूं कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू दिया है आपको 50%, जिसके लिए टीवी की वैल्यू 0.197 दी है। नहीं भी दी होती तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते, π/4u² से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, और सी भी आपको दे रखा है इसका 2.5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसको सेंटीमीटर में ही कर लेना, 200 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। ठीक है, और इन हाउ मेनी डेज, और टाइम जो पूछा है आपसे वो दिन में पूछा है, डेज में। तो क्या लगाओगे भैया, टीवी बराबर सी बी इंटू T/d² लगा दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 788 तो बेटा गलत आ रहा है पांडे जी, कमाल करते हैं पांडे जी आप।
इतने आसान का गलत कर दिया। इतने आसान क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे? तो देख लीजिए भैया, टीवी बराबर CBT अपॉन डी स्क्वायर। टीवी दे रखा है 0.197, सीवी दे रखा है इतना। ड्रेनेज पाथ हो जाएगा 2 का आधा 1 मीटर, क्योंकि डबल ड्रेनेज है। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज को रख दीजिए। यहां से टी जो आएगा वो सेकंड में निकल कर आएगा, और सेकंड को डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 86400 से डिवाइड कर देंगे, 91.204 ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, खुद से कीजिएगा। क्यों? बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन कराया। कह रहा है द टाइम फॉर अ क्ले लेयर टू अचीव 90% कंसोलिडेशन इज 50 ईयर्स। तो आपके पास 90% कंसोलिडेशन के लिए जो टाइम दिया है वो 15 ईयर्स आपको दिया हुआ है। कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 90% कंसोलिडेशन इफ द लेयर वर ट्वाइस एज थिक, 3 times more permeable and 4 times more compressible would be। तो T1 हमें दे रखा है, ठीक है। अब U2 भी हमें 90% ही दे रखा है, और T2 हमसे पूछ रखा है, जबकि हमें बोला है कि द लेयर वर ट्वाइस एज थिक। H2 बराबर दे रखा है 2H1, वहां पर हाफ किया था, यहां पर थिकनेस डबल कर दी, लेकिन परमेबिलिटी बढ़ा दी 3 गुना, और 4 times मोर कंप्रेसिबल, और पर ये बढ़ा दिया 4 times। कर लेंगे इसको। आंसर भी आ गया बच्चों का 80 ईयर्स, बिल्कुल सही जवाब। आंसर आएगा कितना, 80 ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 80 ईयर्स। बिल्कुल सेम तरीके से आप करेंगे कि भैया TV1 बराबर TV2 हो जाएगा, K बराबर CVMB गामा W होगा, तो K1 अपॉन K2 बराबर, मैंने अलग तरीके से किया था, यहाँ पर ऐसे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। ठीक है, कुल मिलाकर CV1 अपॉन CV2 की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, CV1 अपॉन CV2 की वैल्यू कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से मत कीजिएगा, जैसे ये PDF तो आपको मिलेगी, जैसे इन्होंने क्या, इससे स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे हमने किया था पीछे वैसे कीजिएगा तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी शायद पैसेज वाला क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, 2 पार्ट रहेंगे, देखिए ध्यान से। कह रहा है यहां पर ये एक सॉइल लेयर है आपके पास, ये क्ले लेयर है जिसकी थिकनेस 5 मीटर है। अच्छा, OPPSC यही में भी आया था, वेरी गुड। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं यार बेटा। ये क्ले की लेयर है जिसकी थिकनेस आपको 5 मीटर दे रखी है, ठीक है, और इसके ऊपर ये सैंड की लेयर है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर, 20 मीटर ये सैंड है और ये क्ले है। अब इसमें पहले जो ओरिजिनल वाटर टेबल थी वो ग्राउंड लेवल से 5 मीटर नीचे थी यहां पर। बाद में क्या हो गया, पंपिंग की वजह से वाटर टेबल यहां आ गई। वाटर टेबल कहां हो गई, अब ग्राउंड लेवल से 15 मीटर नीचे निकल गई यहां पर। सवाल समझ में आ गया। ये 5 मीटर थिक क्ले लेयर है, ये 20 मीटर थिक सैंड है। पहले वाटर टेबल यहां पर थी, ग्राउंड से 5 मीटर नीचे। अब पंपिंग होने की वजह से वाटर टेबल यहां पहुंच गई, ग्राउंड से कितना, 15 मीटर नीचे। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है द ग्राउंड कंडीशंस एट अ साइट आर एज शोन इन द फिगर। ओके, सही बात है। द वाटर टेबल एट द साइट विच वॉज इनिशियली एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर, वाटर टेबल कहाँ थी, एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, गॉट परमानेंटली लोअर टू द डेप्थ ऑफ 15 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल ड्यू टू पंपिंग ऑफ वाटर ओवर अ फ्यू ईयर्स। एज्यूम द फॉलोइंग डेटा। यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको दे रखा है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो ये आपको गामा W दे रखा है 10। यूनिट वेट ऑफ सैंड अबव द वाटर टेबल, ठीक है, तो गामा T आपको सैंड का दे रखा है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ सैंड एंड क्ले, चाहे सैंड हो चाहे क्ले हो, दोनों का ही जो गामा सेट दे रखा है वो दे रखा है 20।
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी यानी कि एम बी दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी यानी कि एम बी आपको दे रखा है, ठीक है, एम बी आपको दे रखा है। और आपसे पूछा है व्हाट इज द चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट मिड डेप्थ ऑफ द क्ले लेयर ड्यू टू लोडिंग ऑफ द वाटर टेबल, ठीक है। तो इस किले के यहां पर आपसे चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा है, डेल्टा सिग्मा बार कितने का होगा, डेल्टा सिग्मा बार जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। यहां का जो गामा दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 18 और यहाँ का जो गामा सैचुरेटेड है और यहाँ का जो गामा सैचुरेटेड है दोनों दे रखे हैं 20, दोनों कितना दे रखा है 20 और गामा डब्ल्यू कितना दे रखा है 10, ठीक है भाई। इसको हमने करना है बेटा। आंसर की का कोई भरोसा नहीं है कब तक आएगी, आएगी भी नहीं आएगी, बट सुनने में आ रहा है कि आएगी आंसर की, शायद जल्दी ही आ जाए। तो भैया पहले क्या कर लो, इनिशियल स्ट्रेस निकाल लो सिग्मा 1 बार। तो सिग्मा 1 बार क्या हो जाएगा, पहले वाटर टेबल यहां पर थी तब, तो ये हो जाएगा 18 × 5 प्लस, अब देखो सैंड की और किले की डेंसिटी सेम है, इसने अलग अलग कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तो 20 - 10 इंटू, ठीक है। अब यहां से डिस्टेंस कितनी रहेगी कि 15, एक सेकेंड वेट करना है यार। देखिए क्या हो रहा है, जल्दबाजी में करने में आंसर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा केवल वाटर टेबल जो है वो 10 मीटर नीचे चलेगी तो 10 × 10 100 का चेंज आएगा, लेकिन बेटा चेंज 100 का नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब ये वाटर टेबल नीचे जाएगी तो अब ये सॉइल जो थी वो सैचुरेटेड नहीं रहेगी, उसकी डेंसिटी चेंज होकर क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी अगले केस में, तो इसमें आंसर 100 नहीं आएगा, आंसर 80 आएगा, ठीक है, 100 ही नहीं आएगा। तो 20 - 10 इंटू, अब डिस्टेंस देखो यहां से डिस्टेंस 20 में से 5 गया 15 और 15 + 5/2 यानी कि 17.5, 17.5। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपके पास जो इनिशियल स्ट्रेस आएगी वो आएगी 265, कितनी आएगी 265। अब बाद में कितनी होगी सिग्मा 2 बार, अब सिग्मा 2 बार जब वाटर टेबल यहां आ जाएगी तो अब क्या होगा, ये जो डेंसिटी है वो 20 नहीं रहेगी, इसको 18 लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर टेबल के ऊपर 18 बोला है। तो अब ये हो जाएगा आपके पास 18 इंटू, तो टोटल कितना हो गया 15 प्लस, अब इसके नीचे कितना हो जाएगा 20 - 10 इंटू, अब यहां से कितना बचा, ये बचा 5 और 2.5, ये हो जाएगा 7.5 इंटू, और ये वैल्यू आपके पास अब जो आएगी मल्टीप्लाई करके सिग्मा 2 आएगी 345, 345। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिया 265 और 345, ठीक है। तो डेल्टा सिग्मा कितना हो जाएगा आपके पास, डेल्टा सिग्मा हो जाएगा आपके पास, डेल्टा सिग्मा इज इक्वल्स टू 345 - 265, ये हो जाएगा 80, आंसर इज 80, सही है, आंसर इज 80। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में लगा दो, फाइनल में लगा दो, जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है, क्योंकि लगेगा हमें यार ठीक है वाटर टेबल यहाँ थी अब यहाँ पहुँच गई तो इतने की वजह से चेंज हो जाएगा, लेकिन हम ये भूल जाएंगे कि डेंसिटी बदल जाएगी, जहाँ पहले 20 ले रहे थे वहाँ 18 आएगा, तो उसका भी फर्क पड़ेगा, उसका ही फर्क पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, अब देखो इसको शॉर्टकट से करने का तरीका, शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट से करना भी है तो आप ऐसा करेंगे
कि बेटा जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है ना वो होती है गामा जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, यही तो होती है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर कम हो रहा है तो जब डेल्टा सिग्मा बार होगा तो पोर वाटर प्रेशर कम होगा, या आप इसे लिख सकते हो सिग्मा टोटल माइनस यू। तो जब वाटर टेबल डाउन होती है तो पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज करता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती है। जब पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज करता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती है। तो ये कितने से बढ़ेगी 10 इंटू 10 से, क्योंकि वाटर टेबल 10 मीटर से नीचे जा रही है ना, 10 मीटर से नीचे जा रही है तो 10 इंटू 10 से 100 बढ़ जाएगी। लेकिन डेंसिटी कम होने की वजह से टोटल स्ट्रेस डिक्रीज करेगी। अब डेंसिटी में चेंज कितने का आ रहा है 2 का, डेंसिटी में कितने का चेंज आ रहा है 2 का, जहां पहले 20 थी अब कितनी हो रही है 18। तो 10 मीटर की वजह से चेंज कितने का आएगा निगेटिव का आएगा, तो माइनस का 2 इंटू 10, तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 यानी कि 80। तो आप डायरेक्टली करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस रहेंगे। शॉर्टकट से आप ऐसे कर सकते हो कि पोर वाटर प्रेशर में कितने का चेंज आया 10 इंटू 20 का, और वाटर टेबल क्योंकि नीचे जा रही है तो इफेक्टिव स्ट्रेस इतने से क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। सो दिस चेंज इज पॉजिटिव। यही वाटर टेबल अगर ऊपर जाती तो फिर इसको क्या करना पड़ता माइनस करना पड़ता। अब डेंसिटी क्योंकि डिक्रीज कर रही है कितने से 2 के अमाउंट से, तो उतने से ही क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका अगला पार्ट नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द कंप्रेशन ऑफ द क्ले लेयर इन mm ड्यू टू लोडिंग ऑफ द वाटर टेबल। वाटर टेबल के डाउन होने की वजह से, वाटर टेबल के डाउन होने की वजह से कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो जरा गिवन डेटा दोबारा देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या और दिया था। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एम बी दिया हुआ है, और एम बी दिया हुआ है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करेंगे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच नॉट एम बी डेल्टा सिग्मा बार। एच नॉट आपको दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर ही था ना, 5 मीटर। mm में दिया है तो इसको आप 5000 mm लिख लेना। एम बी कितना दिया हुआ है आपके पास 0.25। ठीक है, जीरो 0.25 मीटर स्क्वायर पर मेगा न्यूटन। एमबी की वैल्यू को थोड़ा सा सही से रखना पड़ेगा। एमबी दिया है हमें 0.25 मीटर स्क्वायर पर मेगा न्यूटन। पर मेगा न्यूटन मतलब 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, पर किलो न्यूटन। क्योंकि एक मेगा न्यूटन में 10⁻6 न्यूटन होते हैं, तो उसको हम लोग 10⁻3 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। और डेल्टा सिग्मा हमने किस में निकाला किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और डेल्टा सिग्मा कितना आया था 80। तो इसको आप कर लीजिएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 100 mm। ठीक है भाई, 100 mm। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही था। अब हम आज के लिए मतलब अभी के लिए, अब आपकी जो आज की कन्वेंशनल वाली क्लास है वो है 10 बजे। ठीक है, क्योंकि कल का ही इवेंट आगे बढ़ाया हुआ था, तो क्लास आज आपकी 10 बजे होगी। तो 10 बजे हम फिर से मिलते हैं, सॉइल के ही कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल, अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, समय मिले 2 मिनट का तो ऑफलाइन कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।